मेरा नाम पिंकी है और मैं अपनी 15 साल की बेटी को लेकर रास्ता क्रॉस कर रही थी। रास्ते के उस पार अस्पताल बना हुआ था। मुझे इन दिनों अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखना पड़ रहा था क्योंकि उसके पेट में हल्का हल्का दर्द हो रहा था। यह दर्द कैसा था, यह बात अभी कंफर्म नहीं थी क्योंकि डॉक्टर ने मेरी बेटी का अल्ट्रासाउंड कराने के लिए कहा था और मैं अपनी बेटी का अल्ट्रासाउंड करा के अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाने के लिए आई थी। अभी तक मैं अपनी बेटी को पेट दर्द की दवाई खिलाकर सुला दिया करती थी, लेकिन आज मेरी बेटी के पेट में दर्द बहुत तेज़ी से उठा था जिससे मेरी बेटी तड़प कर रो रही थी। मुझसे देखा नहीं गया और मैं फ़ौरन डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करने के लिए लिखा और मैं तुरंत अपनी बेटी का अल्ट्रासाउंड करा दी और फिर उसके बाद वह रिपोर्ट दिखाने के लिए मैं डॉक्टर के पास ही आई थी। जब मैं अपनी बेटी का हाथ पकड़कर डॉक्टर के क्लिनिक में दाखिल हुई तब वहाँ पर बैठी सारी औरतें मुझे बहुत अजीब तरीके से देख रही थी। वह मुझे सब के सब घूर रही थी। मैंने अपने बेटी का नंबर लगवाकर चुपचाप टेबल पर बैठ गई थी। मेरी बेटी को अभी भी पेट में बहुत दर्द हो रहा था। मैंने अपनी बेटी को दिलासा दिया कि डॉक्टर तुम्हें ठीक कर देंगे, तुम चिंता ना करो। वहाँ पर बैठी एक औरत ने मुझसे कहा कि तुम अपनी जवान बेटी को गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेकर आई हो, सब ठीक तो है। जब उसने यह बात कही तब मेरे तन बदन में आग लग गई थी। मैं अपनी बेटी के बारे में यह सब नहीं सुन सकती थी, लेकिन मैं उस औरत से वहाँ पर लड़ाई भी नहीं कर सकती थी कि वह मेरी बेटी के बारे में ऐसे शब्द क्यों इस्तेमाल कर रही है। उस औरत का कहना था, कहीं तुम्हारी बेटी के साथ कहीं ऐसा वैसा तो नहीं हो गया जो तुम गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेकर आई हो। मैं यह सब बातें नहीं सुन सकती थी। इस बात से मुझे बहुत गुस्सा आया था। फिर मैंने उस औरत से कहा, यह आप कैसी बातें कर रही हो, आपके पास कोई बेटी नहीं है जो आप मेरी बेटी के बारे में ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रही हो। मेरी बात सुनकर वो औरत मुझसे कहने लगी, जब तुम अपनी जवान लड़की को गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेकर आओगी तो लोग तुम्हें घूर घूर कर देखेंगे ही। औरत की बातें सुनकर मैं शॉक रह गई थी। मैंने सोचा इस दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं, इसकी उम्मीद ही नहीं थी मुझे कि लोगों की सोच इतनी घटिया भी हो सकती है, खासकर औरतों की। मैं उस औरत की बात से इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मैं अपनी बेटी का हाथ पकड़ के वहाँ से उठकर चली आई थी, लेकिन मेरी बेटी की हालत में कोई सुधार नहीं था। उसकी तबीयत ठीक होने के बजाय ख़राब होती जा रही थी। मेरी बेटी दर्द से तड़प रही थी। ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर मैं अपनी बेटी को लेकर डॉक्टर रिया के क्लिनिक में चली गई थी। वहाँ पर डॉक्टर रिया ने मेरी बेटी का चेकअप किया और फ़ौरन ही अल्ट्रासाउंड लिख दिया। डॉक्टर रिया का कहना था, तुम्हारी बेटी की कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद ही पता चल सकेगा कि यह दर्द कैसा है, किस वजह से हो रहा है। तब तक आपको इंतज़ार करना होगा, धैर्य रखना होगा जब तक अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट नहीं आ जाती। फिर मैं बहुत जल्दी से अपने बेटी का अल्ट्रासाउंड करा लिया। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद वह रिपोर्ट डॉक्टर रिया को दिखाने के लिए चली गई। फिर उन्होंने जो मुझे बात बताई उसे सुनकर मेरे सर के ऊपर आसमान टूट पड़ा था। मेरा मन कर रहा था मैं चुल्लू भर पानी में डूब मरूं। मैंने डॉक्टर रिया से कहा, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बेटी मासूम है, मेरी बेटी बोल भी नहीं सकती, ना ही सुन सकती है। फिर मेरी बेटी के साथ ऐसे कैसे हो सकता है, आप गलत बता रही हो। फिर डॉक्टर रिया मुझसे कहने लगी, रिपोर्ट में जो आया है वही आपको बता रहे हैं, हम कुछ अलग आपको नहीं बता रहे हैं। मैं डॉक्टर रिया से कहा, कितना बड़ा हादसा मेरी बेटी के साथ हो गया, मुझे कैसे पता नहीं चला। मैं तो 24 घंटों अपने बेटी के साथ ही रहती हूँ। मैं अपनी बेटी को अपनी नज़रों से दूर भी नहीं करती। फिर यह सब कैसे मुमकिन है डॉक्टर। डॉक्टर रिया मुझसे कहने लगी, आपकी लापरवाही की वजह से ही यह सब कुछ हुआ है, नहीं तो आपकी बेटी के साथ यह सब नहीं होता। ध्यान रखिए अपनी बेटी का। मेरी बेटी थोड़ी देर के लिए अपना मन बहलाने के लिए छत पर चला जाती थी। हमारा तो मोहल्ला भी अच्छा है। मैं अपने पड़ोसियों पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती हूँ क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे हैं, उनके ऊपर शक नहीं किया जा सकता था। फिर डॉक्टर रिया मुझसे कहने लगी, किसी पर भी अंधा विश्वास ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर डॉक्टर रिया ने कुछ दवाइयाँ लिख कर दी। मैं दवाइयाँ लेकर अपनी बेटी के साथ घर पर आ गई। घर पर आने के बाद मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था। फिर मैं दवाइयाँ
देकर अपनी बेटी को सुला दी थी। मैं सोच सोच के पागल हुए जा रही थी कि आखिर यह सब कैसे हो सकता है मेरी बेटी के साथ। तभी अचानक दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरा देवर खड़ा था, जो बाजार से सब्जियां लाया हुआ था। अपने देवर को देखते ही मेरा दिमाग घूम गया। मेरे दिमाग में एक बात ज़ोर ज़ोर से घूमने लगी, कहीं मेरे देवर ने तो मैंने ही अपने देवर को बाजार से सब्जियां लाने के लिए भेजा था और वह काम पर भी जाने लगा था और जो पैसे कमाता था पूरा मेरे हाथ में लाकर रख दिया करता था। मुझे एहसास हो गया था कि अपनी बेटी की मुजरिम बन गई। मेरी बेटी के साथ गलत करने वाला और कोई नहीं बल्कि मेरा देवर ही था। आखिर उसके अलावा और कौन हो सकता है? घर में एक मेरा देवर ही है। इसके अलावा मेरी बेटी तो कहीं जाती नहीं है, वह तो घर में ही रहती है। मैंने अपने देवर को मासूम और लाचार समझकर उसको घर में पनाह दी थी, उसको सहारा दिया था। फिर मैं तुरंत उसके सामने से सब्जियां फेंक दी और उसका गिरेबान पकड़ लिया। फिर मैं अपने देवर से कहा, तुमने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया? वह हैरानी से मेरी तरफ देख रहा था और अपनी दबी दबी आवाज़ में मुझसे पूछ ही रही थी, क्यों? मैं नहीं चाहती थी कि मैं ज़ोर ज़ोर से सवाल करके सारे मोहल्ले को इकट्ठा कर लूँ। मैं नहीं चाहती थी कि यह बात कहीं और फैले, इसीलिए मैं धीरे धीरे ही अपने देवर से बोल रही थी। लेकिन मेरा देवर यह बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वह बोल रहा था, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। जब मेरे देवर ने यह बात एक्सेप्ट नहीं की तब मैंने उसको बहुत मारा, लेकिन मेरे देवर ने उफ तक नहीं किया। वह बस मार खाए जा रहा था और रो रहा था और रो रो कर यही कह रहा था कि भाभी मुझे कुछ नहीं किया, आप गलत समझ रही हो मुझे, मैं बेगुनाह हूँ भाभी। मेरा देवर मुझसे कह रहा था, भाभी आप मेरी किस गलती की सज़ा दे रही हो? सब मेरा कसूर तो बता दो, आखिर मैंने किया क्या है? मुझे अपने देवर पर ज़रा भी रहम नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने मेरी बेटी के साथ बहुत गलत किया था। मुझे पूरी तरीके से यकीन था कि मेरी बेटी का मेरे देवर ही था और मैं उसको मुझे लगा था शायद डर से भाग जाएगा, लेकिन मेरा देवर कहीं नहीं भागा था। वह एक जगह बैठकर ही बस रोए जा रहा था, क्योंकि उसको मैंने बहुत पीटा था। मैंने अपने देवर को इस घर में और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने उससे कहा, निकल जाओ यहाँ से, मेरे घर से दोबारा पलट कर हमारे घर पर मत आना। तुम्हारे भैया के साथ साथ तुम्हारी भाभी भी मर गई है और तुम्हारी भतीजी भी, और तुम भी हमारे लिए मर गए हो, इसीलिए तुम हमारे घर में मुड़कर भी ना देखना। तुमसे हमारा कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा आज के बाद। बोलने के बाद भी घर छोड़कर नहीं गया था। फिर मैं अपने बेटी के पास आकर बैठ गई और उसके सर पर हाथ फेरने लगी और पुराने दिनों को याद करने लगी। अब मैं अपनी बेटी के मामले में बिल्कुल भी लापरवाह नहीं थी, क्योंकि मेरी एक ही बेटी तो थी जो मेरा सहारा थी। मेरे पति तो इस दुनिया को छोड़कर बहुत पहले ही जा चले गए थे। मैंने बहुत मुश्किल से अपना गुजारा किया था। मेरे पति के 2 घर बनाए थे, जिसमें से एक घर मैं किराए पर दे दी थी। किराए के पैसे से हमारा घर का खर्च थोड़ा निकल जाता था और बाकी इधर उधर से काम कर लिया करती थी थोड़ा बहुत। मेरी बेटी के बाद दूसरी मुझे कोई भी औलाद नहीं हुई थी। मेरी बेटी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। बस मेरी बेटी में एक बात की कमी थी, वो तो ना बोल सकती थी ना ही सुन सकती थी। मैंने अपनी बेटी का बहुत इलाज करवाया, लेकिन उसका इलाज नामुमकिन था, क्योंकि मेरी बेटी पैदाइश ही ऐसी थी जो ना बोल सकती थी ना ही सुन सकती थी। मेरे पति बहुत मेहनती थे। मेरे पति का एक छोटा भाई भी था जिसकी उम्र 21 साल थी और वह जवान था। मेरे पति की 3 साल पहले ही मौत हो गई थी। मेरे पति के मौत के बाद कुछ महीने बाद ही मेरे ससुर की भी मौत हो गई थी, जिसके कारण मेरा देवर अकेला पड़ गया था। सब गांव वाले मेरे देवर से यही कहते थे कि तुम अपने भाभी के पास जाकर रह लो, तुम यहाँ पर अकेले रहकर क्या करोगे? फिर बहुत सोच विचार करने के बाद मेरा देवर मेरे पास शहर आ गया था। जब उसने मेरे घर की डोरबेल बजाई और मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरा देवर खड़ा था बैग लिए हुए। उसको देखकर मुझे खास खुशी नहीं हुई थी, क्योंकि घर का खर्चा वैसे ही बहुत मुश्किल से चल रहा था। एक देवर के आ जाने के बाद खर्चा भी और भी ज़्यादा बढ़ गया था, लेकिन एक बात की तसल्ली थी कि मेरे घर में एक मर्द का सहारा हो गया था। मैंने तुरंत अपने देवर को घर के अंदर बुलाया और उसे तुरंत खाना खाने के लिए दिया। मेरा देवर खाना इस तरीके से खा रहा था जैसे कि वो बहुत दिनों से भूखा हो। मेरे देवर को घर में रखते हुए मुझे एक बात का फ़ायदा हुआ था कि मुझे अपनी बेटी को छोड़कर बाहर सामान लाने के लिए जाना पड़ता था। मेरा देवर के आ जाने के बाद वह बाहर के काम
मेरा देवर ही करेगा, इस बात की खुशी थी मुझे। अब मेरी बेटी को छोड़कर मुझे बाहर जाना नहीं पड़ेगा। मेरे देवर के आ जाने से मेरा देवर घर के कामों में मेरा हाथ बटा दिया करता था। मुझे बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे मेरे देवर ने मेरा विश्वास जीत लिया था। मैं अपनी बेटी के साथ ही सोती थी। अपने देवर को मैंने एक चारपाई के ऊपर सोने के लिए बोला था। मेरा देवर 15,000 कमाता था और सारे पैसे मेरे हाथों में लाकर रख दिया करता था। जब उसे किसी काम के लिए ज़रूरत रहता तो वो मुझसे मांग लिया करता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि 15,000 से अपनी उम्र भर की बदनामी और बेइज्जती भी खरीद रही हूँ। जब से मेरा देवर यहाँ पर आया है तब से मेरी बेटी के पेट में दर्द हो रहा है। मेरे देवर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने सोचा ऐसे लोगों को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, लेकिन फिर मैंने सोचा अगर पुलिस के हवाले मैंने कर दिया तब इसमें नाम मेरी बेटी का भी आएगा। सारे मोहल्ले वाले को यह बात पता चल जाएगी। इस बात को मैं गुप्त रखना चाहती थी। मैं धीरे से पुलिस स्टेशन गई और वहाँ पर पुलिस वाले को यह बात बताई और मैं पुलिस वाले से यह कहा कि मेरे बेटी का नाम किसी भी प्रकार से नहीं आना चाहिए। तब पुलिस वाले मेरी बात मान गए और सादे कपड़े में मेरे घर पर आए और मेरे देवर को लेकर गए अपने साथ। मेरा देवर जाते जाते मुझे ही देख रहा था। वो मुझे रिक्वेस्ट कर रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया है भाभी, लेकिन मैंने अपने देवर की एक बात भी नहीं सुनी। पुलिस स्टेशन में ले जाने के बाद देवर से पूछताछ की गई, लेकिन मेरा देवर अपना जुल्म कबूलने के लिए तैयार ही नहीं था। फिर पुलिस स्टेशन से फ़ोन मुझे आया कि आपका देवर जुल्म नहीं कबूल कर रहा है। पुलिस वालों ने कह दिया आप अपनी पूछताछ जारी रखिए। मुझे पूरा यकीन है कि पूरा भरोसा ही है मेरे देवर ने ही मेरे बेटी के साथ गलत किया है। उसकी इतनी कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिए कि आगे सब करने के बारे में सोचे भी ना। उसने मेरी मासूम बेटी के साथ बहुत गलत किया है। उसे उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, तभी मुझे चैन मिलेगा। मेरी बेटी की तबीयत थोड़ा संभल गई थी। मैंने सोचा एक बार और दिखा लेती हूँ। इस बार मैं डॉक्टर रिया के पास नहीं गई थी। मैंने सोचा वहाँ पर मेरी जान पहचान की औरतें मिल जाती है जो मेरे ही मोहल्ले में रहती है। मैं नहीं चाहती थी कि यह बात मोहल्ले की औरतों को पता चले, लेकिन इस बार मैं दूसरे अस्पताल में गई थी जो मेरे घर से काफ़ी दूर बना हुआ था। मेरी बेटी पर मुझे बहुत तरस आ रहा था, क्योंकि मेरी बेटी अपनी परेशानी अपने मुंह से बता भी नहीं सकती थी। मेरी बेटी बहुत ही मासूम और सीधी थी। मैंने उसे पूछने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे देखे जा रही थी। मैं अपनी बेटी के साथ उस अस्पताल में जा रही थी। मैंने अपना मुंह पूरे तरीके से ढका हुआ था और चेहरे पर मास्क लगाया था। अपनी बेटी का भी चेहरा मैंने छुपा लिया था। मुझे नहीं पता चला था कि ज़िंदगी में मुझे ऐसा भी काम करना पड़ेगा कि मुझे अपना चेहरा छुपाकर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। कसूर भी नहीं था लेकिन शायद मेरा कसूर था कि मैं अपने देवर पर भरोसा किया था, जिसने मेरा भरोसा जीतकर मेरी बेटी के साथ गलत किया था। मैं दूसरे अस्पताल में आ गई थी और अपनी बेटी को लेकर उस क्लिनिक के अंदर घुस गई। डॉक्टर ने मेरी बेटी का अच्छे तरीके से फिर से चेकअप किया और उन्होंने मेरी बेटी की अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखी तो मेरे ऊपर एक और धमाका फूट पड़ा था। जब उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें तो ऐसी कोई भी बात नहीं लगती, यह अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट गलत है। मेरी बेटी के पेट पर यह बहुत ज़्यादा सूजन बनती जा रही है, इसी वजह से उसके पेट में दर्द हो रहा है। ऐसा सिर्फ तला भुना खाने की वजह से ही होता है। फिर मैंने डॉक्टर से कहा यह कैसे हो सकता है। डॉक्टर रिया ने ही अल्ट्रासाउंड किया था और उन्होंने ही बताया था कि मेरी बेटी के पेट में बच्चा है, वह भी 1 महीने का। फिर डॉक्टर पूनम ने कहा ऐसी कोई भी बात नहीं है। कभी कभी अल्ट्रासाउंड करते समय अल्ट्रासाउंड की मशीन गलत रिपोर्ट दे देती है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जिनमें गलत रिपोर्ट आ जाता है जब ये अल्ट्रासाउंड मशीन ख़राब होता है। डॉक्टर ने कहा कि मेरे पास बहुत दूर दूर से लोग मेरे पास इलाज करवाने के लिए आते हैं। अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो हम दोबारा अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं, तब आपको सच्चाई पता चल जाएगी। फिर डॉक्टर पूनम ने अल्ट्रासाउंड मेरी बेटी का किया। फिर रिपोर्ट यही आई कि मेरी बेटी के पेट में सूजन है, जिसके कारण उसका पेट बढ़ रहा है। मुझे यह बात सुनकर बहुत खुशी हुई थी कि मेरी बेटी की इज्जत पर दाग नहीं लगा। फिर मैं घर पर आ गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस रिपोर्ट पर भरोसा करूं, किसकी बातों पर भरोसा करूं, कौन सही है कौन गलत है। मैं फिर से दोबारा डॉक्टर के पास चली गई। जब उनके क्लिनिक में पहुंची तब देखी वहां पर
बहुत सारी भीड़ जमा है। वहाँ पास आकर मैंने एक लेडी से पूछा, तब उस लेडी ने मुझे बताया कि यहाँ पर सबको गलत रिपोर्ट मिली है, जिसके कारण सब लोग यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं। हम डॉक्टर रिया के खिलाफ केस दर्ज करवाने वाले हैं। यह बात सुनकर मैं शॉक रह गई। यानी कि डॉक्टर पूनम ने जो मुझसे बात कही वह सही है। सच में मेरी बेटी के पेट में सूजन है, यानी कि मेरी बेटी के साथ कुछ गलत नहीं हुआ था। मैं बहुत खुश हो गई थी और मेरी बेटी इतनी बड़ी प्रॉब्लम से बच गई थी। फिर अचानक मुझे मेरे देवर का ख्याल आया। मैं तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंच गई और वहां पर पुलिस ऑफिसर को बताई कि मेरे देवर को छोड़ दे, मेरे देवर ने कुछ भी नहीं किया है। ऑफिसर ने मेरी बात सुनते ही मुझे बहुत सुनाने लगे। मैंने उनका असली रिपोर्ट दिखाई, तब उन्होंने मेरी बातों पर भरोसा हुआ। उन्होंने मेरे देवर को छोड़ दिया। फिर मैं अपने देवर के साथ घर पर चली आई। पुलिस वालों ने मेरे देवर को पीट पीट कर बहुत जख्मी कर दिया था। मेरा देवर मुझसे कह रहा था, अब मैं इस घर में नहीं रुकना चाहता। फिर मैंने अपने देवर से माफ़ी मांगी और उसको ये सारी बात बताई और रिपोर्ट भी दिखाई, लेकिन मेरे देवर कह रहा था मैं इस घर में नहीं रुक सकूँगा। मैं बहुत रो रही थी, उसके सामने हाथ जोड़ रही थी कि तुम्हें घर छोड़ के ना जाओ। फिर बहुत देर बाद मेरे देवर ने मेरी बात मान गया था। वो हमारे साथ फिर से रहने लगा। मैं अपने देवर को और भी ज़्यादा भरोसा करने लगी थी। मैंने अपने देवर की शादी कर दी है और वह अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश है। और मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी, एक लड़के के साथ करवा दी, वो भी बोल नहीं सकता। आप सबकी ज़िंदगी अच्छे से चल रही है। यह बात मैं शायद कभी भी भूल ना पाऊँ जो मैंने अपने देवर के साथ किया, लेकिन मैं भूलने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा देवर बहुत अच्छा इंसान है और भगवान अच्छे इंसान लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही करता है। मेरे देवर को बहुत अच्छी पत्नी मिली है जो उसका हर सुख दुख में साथ देती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना ना भूलें, जिससे वीडियो की आने वाली हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।